हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक कुमार प्रभाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल में एग्जाम विद स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लेक्चर 3 में जाना था लैंगिक जनन के भाग, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, रीजनरेशन क्या होता है, मतलब इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। पिछली वीडियो हमने कायिक प्रवर्धन के सभी पार्ट अच्छे से समझे थे और बीजाणु जनन के सब समझे थे। ठीक है, हम आज जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है दो अलग अलग जनक की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। परंतु लैंगिक जनन में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही जनक से जो संतति है वो उत्पन्न होती है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मतलब लैंगिक जनन को बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बारीकियों को समझने वाले हैं। स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट के लिए भी यहां से कुछ क्वेश्चन उठते हैं जो बारीकियों को हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में दो अलग अलग क्या होते हैं, जनक प्रेजेंट होते हैं। मैं यदि एक को मेल और दूसरे को फीमेल लिखता हूं, मेल एंड फीमेल, देखिए मेल और फीमेल, जब इनमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस हम तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होना। तो जब इनमें युग्मक बनेंगे, इनमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। मतलब युग्मक जनन। तो आप बहुत अच्छे से इसे जानते होंगे कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो मेल का जो युग्मक होता है, नर का जो युग्मक होता है, उसे हम बोलते हैं शुक्राणु, मतलब स्पर्म। और फीमेल में होता है ओवम, मतलब अंडाणु। ठीक है, नर का क्या होता है, शुक्राणु, और मादा का होता है अंडाणु। अब ये क्या है, ये है युग्मक, मतलब गैमीट, ये चीज युग्मक है। अब जब ये युग्मक आपस में संलयित होंगे, जब ये स्पर्म ओवम में एंट्री करता है तो संलयित हो जाते हैं दोनों, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। युग्मनज जो है, एनसीईआरटी में ये शब्द लिखा हुआ है, युग्मनज, जाइगोट। क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज में फिर विभाजन होगा, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला जैसी संरचनाएं आएंगी आगे, और फिर ये किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में बदल जाएगा, मतलब भ्रूण बन जाएगा इसका। भ्रूण, और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करेगा, और डेवलप होने के बाद क्या बनाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नया जीव बनानेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है, एक नई संतति उत्पन्न हुई है। कौन से प्रोसेस के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, देखिए इसे आपने यदि समझ लिया, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल इसी का प्रारूप है। पहले आप इसे समझिएगा, नर से नर युग्मक स्पर्म, मादा से मादा युग्मक ओवम। ठीक है, ये दोनों आपस में संलयित हुए तो प्रक्रिया कहलाई फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और न्यू ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, यहां से आपसे पूछ सकता है कि निषेचन क्या होता है, निषेचन की डेफिनेशन बताओ। तो आप यहां से निषेचन की परिभाषा भी लिख सकते हैं।
जाइगोट क्या होता है, तो जाइगोट भी बता सकते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं निषेचन की परिभाषा कैसे हम डिफाइन करेंगे। जब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है, जब वो युग्मक आपस में संलयित करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। आगे यदि जाइगोट व्यवस्था है तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होने के बाद वो एम्ब्रियो में बदल जाता है, मतलब भ्रूण बन जाता है और भ्रूण से नए जीव का विकास हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए जानते हैं लैंगिक जनन, उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। इसमें नर व मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब दो अलग अलग विपरीत लिंग वाले जनक प्रेजेंट होते हैं। दो विपरीत लैंगिक अंगों वाले जीव कुछ कोशिका उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मक। जैसे ये है युग्मक है, और ये युग्मक संलयन करके जाइगोट बनाते हैं। इन दोनों ने संलयन करा, क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से भ्रूण बनता है, इस जाइगोट के द्वारा क्या बना, भ्रूण, और भ्रूण विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। इससे क्या हुआ, ये नया जीव बन गया। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। ये आपको बहुत अच्छे से लैंगिक जनन क्लियर हो गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट। आगे हम जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में, और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जीवों में जो लैंगिकता देखने के लिए मिलती है वो कैसी कैसी लैंगिकता होती है, किस प्रकार की होती है, कितने तरीके से होती है जीवों में लैंगिकता। देखिए जीवों में दो प्रकार की लैंगिकता देखने के लिए मिलती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी एक ही बॉडी पर दोनों लैंगिक अंग प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर एक ही लैंगिक अंग प्रेजेंट होता है। जानते हैं जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, देखिए जीवों में दो प्रकार की लैंगिकता देखने को मिलती है। कुछ जीव होते हैं एक लिंगी और कुछ जीव होते हैं द्विलिंगी, मतलब यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। एक लिंगी और द्विलिंगी, मतलब यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। देखिए क्या होता है यूनिसेक्सुअल और क्या होता है बाइसेक्सुअल। यहां पे ये चीज क्लियर हो रही है। यूनि का मतलब होता है एक, और सेक्सुअल दोनों में सेम है। बाई मतलब डबल, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी जीव वो होंगे, आप नोट करते रहिएगा सारी चीजों को, कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, तब नोट कीजिए सारी चीजों को। तो एक लिंगी क्या होते हैं, जिन जीव के अंदर एक ही लैंगिक अंग प्रेजेंट हो, चाहे वो नर का हो या मादा का हो, तो वो जो जीव होंगे वो कहलाएंगे एक लिंगी जीव, मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब द्विलिंगी की बात करते हैं, जिसमें एक ही जीव के अंदर दोनों लैंगिक अंग प्रेजेंट होते हैं, वो जीव कहलाते हैं द्विलिंगी, मतलब बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। देखिए इनके अब हम उदाहरण जानते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे एक लिंगी कौन होता है, एक तो सबसे पहली बात मनुष्य ही एक लिंगी है। मनुष्य, क्योंकि नर में अलग लैंगिक अंग प्रेजेंट होता है और मादा में अलग। लैंगिक अंग क्या होता है, देखिए नर लैंगिक अंग क्या होता है, मतलब जहां पे नर युग्मक का निर्माण होता है उसे बोलते हैं नर लैंगिक अंग। जैसे वृषण, और मादा में होता है अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, तो वहां पे होता है अंडाशय। ठीक है, तो दोनों क्या एक ही जीव के अंदर प्रेजेंट है, वृषण और अंडाशय? नहीं, अलग अलग जीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वृषण होता है मादा में, और वृषण होता है नर में, और अंडाशय होता है मादा में। ठीक है, तो मनुष्य इसका उदाहरण हो गया। और
पपीता, कैरिया पपाया, कैरिया पपाया इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल होता है नारियल, भी इसका एग्जाम्पल होता है, नारियल भी इसका एग्जाम्पल है। इसका देखते हैं, इसका एक होता है केंचुआ, केंचुआ, जोक, ये किसके उदाहरण है? द्विलिंगी के। बहुत अच्छे से ये चीज आपको आती होगी। केंचुए में जो है एक ही शरीर के अंदर दोनों लैंगिक अंग प्रेजेंट होते हैं, नर भी और मादा भी। तो केंचुआ कैसा हुआ? द्विलिंगी प्राणी। और जोक भी कैसा है? द्विलिंगी प्राणी। मनुष्य कैसा है? एक लिंगी, कैरिया पपाया, ठीक है। और नारियल भी होता है एक लिंगी, ठीक है, न्यूसीफेरा, ठीक है, कोकस न्यूसीफेरा, नारियल भी होता है। कोकस न्यूसीफेरा। देखिए, अब आप नोट डाल के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द आया है एनसीईआरटी की किताब में, उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी शब्द लिखा है और एक लिखा है एक लिंगाश्रयी। देखिए, उभय लिंगाश्रयी क्या होता है? उभय लिंगाश्रयी ये शब्द एनसीईआरटी में दिया है। इसका मतलब क्या है? उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या है? देखिए, कुछ लोग जानते होंगे द्विलिंगी को ही हम बोल देते हैं उभय लिंगाश्रयी। नहीं, ये डिफरेंस है, इनमें बिल्कुल डिफरेंस है। जानते हैं क्या डिफरेंस है? देखिए, उभय लिंगाश्रयी बोलेंगे हम पादप को। उभय लिंगाश्रयी किसे बोलेंगे? पादप को बोलेंगे। और किसे बोलेंगे उभय लिंगाश्रयी पादप? जिसके अंदर द्विलिंगी पुष्प पाया जाएगा। देखिए, पुष्प होता है और पुष्प के अंदर ही नर भाग प्रेजेंट होता है और उसके अंदर ही मादा भाग प्रेजेंट होता है। तो ऐसा पुष्प जिसके अंदर दोनों भाग प्रेजेंट हो, नर भाग भी और मादा भाग भी, तो वो पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। और वो पादप कैसा कहलाएगा? उभय लिंगाश्रयी पादप, ठीक है। जो उभय लिंगाश्रयी है वो पुष्प नहीं कहलाएगा, पुष्प द्विलिंगी ही रहेगा, बट उस पादप को हम क्या बोल सकते हैं? उभय लिंगाश्रयी पादप। सेम बिल्कुल एक लिंगी में भी ऐसे ही होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पुष्प के अंदर एक ही भाग प्रेजेंट हो, ठीक है, या तो वो जायांग हो या पुंकेसर हो, ठीक है। ये सब या तो नर भाग हो या फिर मादा भाग हो एक ही पुष्प के अंदर, तो वो पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी पुष्प। और उस पादप को हम क्या बोलेंगे? एक लिंगाश्रयी पादप। देखिए, इन शब्दों का प्रयोग नीट में किया गया था, जो हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजन करता है, उभय लिंगाश्रयी अलग है और द्विलिंगी अलग है। ओके, आइए आगे हम चलते हैं। देखिए, जानते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती हैं, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताई गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे निषेचन पूर्व घटना क्या है, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और निषेचन क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन फेज क्या होती है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज मतलब निषेचन पश्च घटना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों घटनाएं हैं आपके एग्जाम के व्यू से। चलिए जानते हैं लैंगिक जनन की क्या क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है। फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं, ठीक है। लिख देता हूं मैं, लैंगिक जनन की घटनाएं।
देखिए मेनली 3 घटनाएं होती हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो घटना होगी, हमने अभी यहां पे पढ़ा था कि मतलब नर से नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, निषेचन हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, निषेचन से पहले हो रहा है नर युग्मक का निर्माण। ठीक है, तो हम पहली घटना देखेंगे निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना मतलब प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरी घटना होती है निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, और तीसरी होती है निषेचन पश्च घटना मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए ये तीनों घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। हम सबसे पहली घटना के बारे में जानेंगे कि निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है। ये चीज आपको, ये जो मैंने आपको व्यू दिखाया था, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और निषेचन से पहले क्या होता है, तो जो भी निषेचन से पहले होता है वो किस में आ जाएगा, निषेचन पूर्व घटना में आ जाएगा। जैसे कि युग्मक का निर्माण होना, ठीक। और दूसरी चीज, निषेचन कब हुआ था, जब युग्मक का स्थानांतरण हुआ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे युग्मक गए थे, तभी तो निषेचन हुआ था। तो निषेचन से पहले ये चीज आ गई। तो निषेचन पूर्व घटना में दो मेनली चीजें होती हैं, एक तो युग्मक जनन और दूसरी चीज होती है युग्मक स्थानांतरण। मतलब युग्मक जनन, नोट करती चलेगा, युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। मतलब गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है। देखिए युग्मक जनन में दो चीज हम मेनली अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। मतलब शुक्राणु का जनन शुक्र जनन कहलाता है और अंडाणुओं का जनन कहलाता है अंडाणु जनन, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये जो युग्मक है, अब युग्मक स्थानांतरण हो रहा है। मैं तुम्हें इसकी परिभाषा नोट करा दूं। युग्मक जनन क्या है, नर व मादा से युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। देखिए मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, एक टर्म हमें याद रखनी है, जिस शब्द के नाम के पीछे जनन लग जाता है तो वो प्रक्रिया उसी चीज की प्रक्रिया होती है, मतलब युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होती है युग्मक जनन। ठीक है, जैसे बीजाणु जनन पढ़ा था, बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया और उससे नया पौधा बन रहा था, ऐसे ही युग्मक जनन भी क्या है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाएगी। और दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। आगे युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। अब देखिए युग्मक है, मान लीजिए ये नर युग्मक है और ये मैंने मादा युग्मक बना दिया। अब देखिए आप बताइएगा, ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा या मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाएगा संलयन होने के लिए, तभी तो निषेचन होगा ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा या मादा युग्मक नर युग्मक से मिलेगा। ठीक है, मिलने के बाद क्या होगा, इसका निषेचन हो जाएगा और हम आ जाएंगे दूसरे वाले हेडिंग पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। देखिए जानते हैं हम युग्मकों के कुछ प्रकार जान लेते हैं। युग्मक के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए सम युग्मक होते हैं, विषम युग्मक भी होते हैं, कुछ असम युग्मक भी होते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि सम युग्मक क्या है। सम युग्मक समयुग्मक, देखिए समयुग्मक
असम युग्मक और विषम युग्मक। 3 प्रकार के युग्मकों को हम यहां पे जानते हैं। देखिए सम युग्मक क्या होता है, मतलब आइसोगैमीट सम युग्मक, जिनका बाह्य आकार व परिमाण समान हो, मतलब सम लगा हुआ है ना तो समान है, युग्मक समान हो, मतलब मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लो ये नर युग्मक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्या है, एक युग्मक ये है और एक युग्मक ये है, आकार दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है, और परिमाण भी इनका बिल्कुल सेम है। परिमाण आप समझ सकते हो जैसे क्वांटिटी, एक तरीके से आप आयतन समझ सकते हो, मतलब दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, बराबर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें नर युग्मक कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है? नहीं डिसाइड हो पाएगा ना, क्योंकि क्या है, बिल्कुल समान है, ये एक दूसरे के समान है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं सम युग्मक, आइसोगैमीट, ठीक है। तो याद रखेंगे बाह्य आकार में परिमाण समान होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, सम युग्मक। अब असम युग्मक होते हैं कुछ। असम युग्मक क्या होगा, जिनका बाह्य आकार तो समान हो परंतु परिमाण समान ना हो। देखिए मैं अब इसे समझाता हूं असम युग्मक क्या है। देखिए मैंने ये चीज कर दी, इनका जो बाह्य आकार है वो बिल्कुल समान है, दोनों चीज गोल है, राउंड है, बाह्य आकार समान है, परंतु इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज्यादा है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो परिमाण जो है अलग अलग हो और बाह्य आकार समान हो, वो कैसे कहलाएंगे, असम युग्मक, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि आधे समान, मतलब आधी चीज में समान है, ये असम मतलब आधी चीज में समान है। किस चीज में समान है? आकार में तो समान है, गोल है, परंतु परिमाण में ये समान नहीं है, ठीक है। विषम युग्मक क्या होता है, मतलब हेटेरोगैमीट विषम युग्मक, जिनका बाह्य आकार व परिमाण दोनों अलग अलग हो। देखिए बाह्य आकार और परिमाण दोनों अलग अलग देखते हैं। ये अब देखिए इसका आकार बिल्कुल अलग है इससे और इसका परिमाण भी इससे अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। अब हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं नर कौन सा है और मादा कौन सा है। जैसे मनुष्य में ये चीज है नर और ये चीज है मादा, मतलब ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है। तो इस मनुष्य कैसा हुआ, विषम युग्मक। उदाहरण भी लिख लिएगा इनके, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। विषम युग्मक होता है मनुष्य, मतलब हेटेरोगैमीट, एक दूसरे से अलग होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास कॉसीफेरा, और क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी होता है असम युग्मक का, और क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम होता है सम युग्मक का। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अभी देखिए हम जानते हैं जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास में सम युग्मक टाइप के भी मिल रहे हैं, असम युग्मक भी मिल रहे हैं और विषम युग्मक भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीव है जिसने अपनी लैंगिकता को क्या करा है, इंप्रूव करा है। देखिए जानते हैं, तो नोट डाल के लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली नीट और बोर्ड वाले एकदम 5 स्टार बना लीजिएगा इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या लिखना है, कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा जीव है जो लैंगिक जनन के विकास को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा जीव है जो लैंगिक जनन के विकास को बताता है, लैंगिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लैंगिक जनन के विकास को तो किसने करा है इसमें डेवलपमेंट, क्लेमाइडोमोनास ने। तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब हमने पढ़ लिया, युग्मक के प्रकार समझ लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, हमने नोट डाल के लिख लिया है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, युग्मक पहले वाले भाग में चल रहे हैं हम अभी, कौन से में, निषेचन पूर्व घटना में। उसमें हमने 2 चीज पढ़ी, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। अभी युग्मक जनन में हमने शुक्र जनन और अंडाणु जनन को 2 भाग में देखा, ठीक है। अब युग्मकों के अभी हमने प्रकार देखे, अब हम देखते हैं युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। चलिए युग्मक
स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण को जानते हैं क्या होता है। देखिए ये मादा युग्मक है और हमने ये चीज अभी जाना था, ये हमारा क्या है, नर युग्मक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नर युग्मक चल सकता है या मादा युग्मक चल सकता है। ये नर युग्मक चल होता है या अचल होता है, ठीक है। इसमें भी बताएंगे आप चल होता है या अचल होता है, या दोनों ही चल सकते हैं या दोनों ही अचल होते हैं, मतलब दोनों ही युग्मक स्थिर होते हैं या दोनों ही चल सकते हैं, या नर चल सकता है या मादा चल सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नर युग्मक या मादा युग्मक कौन कौन इनमें स्थिर है। ओके, देखते हैं। अब युग्मक स्थानांतरण क्या होगा, कोई एक युग्मक दूसरे युग्मक के पास जाएगा और जब वो संलयित हो जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, उससे पहले क्या होगा प्रोसेस, युग्मक का स्थानांतरण। देखिए पादपों में क्या होता है, पादप को स्पेशली हम दो भाग में देखते हैं। जैसे एक होते हैं थैलोफाइटा, आपने 12th में पढ़ा होगा थैलोफाइटा, जिसमें हमने रखा था शैवालों को। एक होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। एक होते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और इधर हम जानते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप। ये 11th का टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगे अनावृत बीजी आवृत बीजी क्या होता है। देखिए जान लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है वैसे, इसे तोड़ के समझेगा आप। आवृत बीजी, मान लीजिए ये कोई बीज है, ठीक है, बीज है। अब व्रत क्या होता है, कोई गोला, और गोला यदि उसके ऊपर आ जाए, किसके ऊपर, बीज के ऊपर, यदि बीज के ऊपर कोई कवर है, बीज को किसी कवर ने घेरा हुआ है या चारों तरफ से किसी कवर से वो घिरा हुआ होता है बीज, तो वो कैसे पौधे होते हैं, आवृत बीजी पादप। और जिनके बीजों के ऊपर क्या ना हो, मतलब ए लग गया तो उल्टा हो गया, ठीक है, अन लग गया इसमें, तो जिन बीजों के ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाता, चारों तरफ से कोई घिरा हुआ आवरण नहीं होता, वो होते अनावृत बीजी, और जिनके ऊपर होता वो होते आवृत बीजी, ठीक है। वैसे ये डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें अभी। तो ये जो पादप होते हैं, ये होते हैं उच्च कोटि के पादप, और ये होते हैं निम्न कोटि के पादप। अब उच्च कोटि के पादपों में क्या होता है, नर व मादा युग्मक दोनों जो है अचल होते हैं, मतलब चल नहीं सकते। इनमें उच्च कोटि के पादपों में क्या होता है, नर व मादा युग्मक अचल होते हैं। इसमें क्या होगा, परागण होगा, परागण होगा मतलब पोलिनेशन होगा। नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहां पे क्या होता है, ये निम्न कोटि के पादप होते हैं, और इन पादपों में जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक चल सकते हैं, मतलब गति कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया युग्मक स्थानांतरण। अब जब युग्मक स्थानांतरण हो गया है तो युग्मक के स्थानांतरण के बाद क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन हमारा कौन सी घटना है, दूसरी घटना। पहली घटना क्या थी हमारी, निषेचन पूर्व घटना, वो चीज हमने समझ ली। क्या क्या पढ़ा उसमें, युग्मक का जनन होना और युग्मक का स्थानांतरण होना, युग्मक के प्रकार भी देख लिया हमने, ठीक है। आगे अब हम दूसरा भाग देखते हैं। इसमें क्या होता है, निषेचन। ओके, निषेचन, दूसरी घटना आती है हमारी फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन। अब निषेचन क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था अभी, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। जब दोनों युग्मक संलयित हो जाएंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन, ठीक है।
निषेचन मतलब जब नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होता है तो युग्मक संलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो युग्मनज है इस युग्मनज का निर्माण तीसरी फेज में होता है। किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन पश्च घटना में बनता है युग्मनज। निषेचन वाले प्रोसेस में नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ निषेचन करेगा। ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज के रूप में मैंने लिख दिया है, ठीक है। युग्मनज जो बनेगा वो तीसरी फेज में जाके बनेगा, निषेचन पश्च, मतलब निषेचन के बाद ही तो बनता है। देखते हैं अब ये क्या है, द्विगुणित। द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड, और एक होता है अगुणित मतलब हैप्लॉइड। देखिए द्विगुणित युग्मनज क्या है, देखिए मेल में भी 46 गुणसूत्र हैं, मतलब मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, नर में भी इतने होंगे और मादा में भी इतने होंगे। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दोनों से आधे आधे गुणसूत्र आएंगे किसके अंदर, युग्मक में। अब ये दोनों जब आपस में संलयित होंगे तो फिर से कितने गुणसूत्र बन जाएगा, जाइगोट 46। तो मतलब ये जो 46 आया है ये जो द्विगुणित युग्मनज आया है। द्विगुणित क्यों? क्योंकि दो जनकों के गुण मिलते हैं। इसमें 23 जो गुण सूत्र हैं वो किसके हैं, नर के, और 23 गुण सूत्र जो है वो किसके हैं, मादा के। तो मतलब द्विगुणित इसलिए लिखा है ये। और अगुणित क्या होता है, मान लो जैसे कि अलैंगिक जनन में सेम एक ही जनक होता और एक ही जनक से उसी के जैसी संतति उत्पन्न होती है जिसे क्लोन कहते हैं, तो उसमें पूरे 46 के 46 गुणसूत्र चले जाएंगे। तो ये चीज क्या होगी, अगुणित हो गई, मतलब इसे हम अगुणित कहेंगे। यहां पे दो अलग अलग जीवों के गुण नहीं मिलते, ठीक है। अब निषेचन, दो प्रकार से निषेचन देखने को मिलता है जीवों में। एक होता है बाह्य निषेचन मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है अंतः निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए बाह्य निषेचन क्या होगा और अंतः निषेचन क्या होगा। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, नोट करते चला करो। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम, बहुत बेसिक से सारा कंटेंट पढ़ रहे हैं। देखिए बाह्य निषेचन नाम से ही क्लियर है, जो निषेचन शरीर के बाहर होता है वो निषेचन क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन। और जो शरीर के अंदर निषेचन होता है वो निषेचन कहलाता है अंतः निषेचन। जैसे बाह्य निषेचन के कुछ मैं एग्जांपल बताऊं तो कुछ उभयचर प्राणी जैसे कि मेंढक में होता है बाह्य निषेचन, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। और यदि मैं इसका एग्जांपल दूं अंतः निषेचन का, तो मनुष्य एक सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास। मानव में क्या होता है, अंतः निषेचन होता है। जो शुक्राणु है वो शुक्राणु कहां पे जाकर निषेचन करता है, अंडाणु से फैलोपियन नलिका में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में जाके निषेचन करता है, ठीक है। तो बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन आप समझ गए होंगे अच्छे से क्या होता है। कुछ शैवालों में भी पाया जाता है बाह्य निषेचन, उभयचर प्राणियों में कुछ में पाया जाता है अंतः निषेचन, जैसे मनुष्य में पाया जाता है। आगे हम जानते हैं इसके बारे में। बाह्य निषेचन में जो है, जो युग्मक होते हैं, युग्मकों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, और अंतः निषेचन में जो युग्मकों की संख्या होती है वो कम होती है। ये याद रखना है, वैसे याद रहेगा, रटना नहीं है। क्यों होती है वो ज्यादा, क्यों होती है कम, अभी जान लेते हैं। देखिए बाह्य निषेचन जब शरीर से बाहर होगा, मान लीजिए पानी में हो रहा है, मेंढक मान लो पानी में रह रहा है, तो पानी में जब युग्मक जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो निषेचन कर ही लेगा दूसरे युग्मक के साथ। हो सकता है उसे कोई जीव खा जाए, हो सकता है वो ना पहुंच पाए दूसरे युग्मक तक। तो इसमें जो है युग्मकों की संख्या ज्यादा होती है ताकि पॉसिबिलिटी बनी रहे कि निषेचन हो जाए। और अंतः निषेचन में क्या होता है, युग्मकों की संख्या कम होती है। किसकी अपेक्षा, बाह्य निषेचन के युग्मकों की अपेक्षा,
क्योंकि इसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है निषेचन होने की। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, निषेचन पश्च घटना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है निषेचन पश्च घटना, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। क्या होता है इसमें देखिए जाइगोट बनता है इसमें, और मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, भ्रूण बनेगा, वो प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोसेस है इसमें और बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है काफी बार, तो इसे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और देखिए बिल्कुल आप कंटिन्यू याद करते रहिएगा, वीडियो को 2 बार देखिए, अपनी काबिलियत बढ़ाइए। एक बात कही जाती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो मतलब अपने आप को इतना काबिल बना लो, इतना काबिल बना लो कि सक्सेस खुद तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें सक्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। ऐसे ही बने रहिएगा और कंटिन्यू लगे रहिएगा। देखिए अगले लेक्चर में हम जानेंगे इसके बारे में, निषेचन पश्च घटना के बारे में। ठीक है, ये हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन दबाने के साथ साथ, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चीज शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट सभी बच्चों के पास जाना चाहिए, सभी की हेल्प होनी चाहिए, आपके साथ साथ सभी की मदद होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।